अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आते तो ना आए, ज़मानती शहबाज शरीफ को पकड़ लिया जाएगा। कल तक हुकूमत के दावे थे कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन आज ज़मानती को पकड़ने की खबर आती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। नवंबर 2019 को इलाज की गर्ज से 8 हफ्तों के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ अदालती हुक्म के बावजूद भी वापस नहीं आए। ना तो वो खुद आए और ना ही तहरीक इंसाफ हुकूमत उन्हें 2 सालों में वापस लाने में कामयाब हो सकी, ऑल्दो कोशिशें भी की और ये बताया भी क्या। अब जब हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि वो किसी तौर पर नवाज शरीफ को नहीं ला सकते, तो उन्होंने नवाज शरीफ के ज़मानती को अदालती कटहरे में लाने का प्रोग्राम बना लिया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई के ज़मानती थे, या तो वो नवाज शरीफ को वापस लाएं या फिर जेल जाएं। वफाकी हुकूमत इस हवाले से बहुत जल्द अदालत से रुजू करेगी। अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात की तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अदालत जाया जाएगा। जहां हुकूमत नवाज शरीफ के आने या ना उन्हें लाने के हवाले से इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि फवाद चौधरी कहने लगे कि नवाज शरीफ नहीं आते तो हम ज़मानती के खिलाफ अदालत जाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ का फौरी वापस आना हतमी नहीं, और ना ही हुकूमत उन्हें वापस लाने में कोई संजीदा कदम उठाती हुई जो नज़र आ रही है। तो क्या ये नून लीग की तरफ से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई फ़ज़ा बनाई गई थी जिस पर हुकूमत ने फौरी रिएक्शन दिया, और वज़ीर आज़म समेत वज़रा ने भी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ट्वीट्स की और बयानात भी दिए, और इस रिएक्शन का तमाम तर फ़ायदा हुआ नून लीग को। अब नवाज शरीफ की वापसी हो या ना हो, क्या हुकूमत शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत जाएगी? दूसरी बात यह भी है कि नवाज शरीफ को अदालत से 8 हफ्तों की इजाज़त मिली थी। ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत ज़मानती के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकती थी, लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद ये हुकूमत को क्यों ख्याल आता है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो अदालत में जाएंगे? इसी मौजू पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत के असाब पर सवार हो गई है। क्यों आप लोगों को लगता है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए राह हमवार की जा रही है? क्यों शेख रशीद को ये कहने की ज़रूरत अब पेश आती है या वजाहतें देने की ज़रूरत पेश आती है कि इस्टेब्लिशमेंट का उनके सर पर हाथ है? इस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है 20 दिन की पॉलिसीज़ नहीं होती, 20-20 साल की पॉलिसीज़ होती हैं। ये वजाहतें किसको दे रहे हैं? किसने मांगी हैं वजाहतें? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि राहें हमवार की जा रही हैं नवाज शरीफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं अभी आपका इब्तिदाइया सुन रहा था, उसमें मैं आपकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ। आपने कहा कि हुकूमती लोगों के बयानों का नून लीग को फ़ायदा हुआ। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से अग्री नहीं करता। देखिए, सबसे पहले इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि एक शख्स जिसको जालसाजी और लूट मार के जरिए असासे बनाने के ऊपर मुल्क की आला तरीन अदालत से वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं और फिर एहतसाब अदालत से उन्हें सजा होती है। वो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में ये लिख कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कतरी शहजादे हमारे ATM हैं, मीन बगैर किसी वजह से उन्होंने हमें अपार्टमेंट दे दिया, वो हमें फाइनेंस करते हैं। ये नून लीग दूसरों को ATM कहती है, इन्होंने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है कि कतरी शहजादे हमारे ATM हैं, और ये इसी प्ली के ऊपर छूटना चाहते हैं। अब वो शख्स उसके बाद कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बाद मीडिया के दोस्त भी शाम को 8 से 9 बजे सारे प्रोग्राम करते हैं और ये बताते हैं कि नवाज शरीफ आज अल्लाह के पास गए या कल गए, बहुत बीमार हैं, हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है, उन्हें इलाज करवाने का मौका देना चाहिए। सब लोगों की जो बातें हैं वो सबके सामने पड़ी हुई हैं। अच्छा, हुकूमत रिएक्ट करती है, हुकूमत समझती है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक मौजूद अदालत में कमेंट दिया जाता है कि पूछा जाता है हुकूमत से कि क्या अगर नवाज शरीफ की जिंदगी में कुछ हो गया तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? इस सारे हालात के अंदर हुकूमत कहती है ठीक है, ये बात हम जानते हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। ये कोई नहीं कहता कि हुकूमत ने इजाजत दे के गलत किया। अब बात सुन लीजिएगा, मैं चाह रही हूँ आगे बात उधर चले। हमने इस बात पर तो कभी तनकीद की नहीं, आप लोगों ने क्यों इजाजत दी जाने की। बहुत अच्छा किया। नहीं, मेरी बात सुन लेंगी आप? आपने एक सवाल किया, आप मुझे जवाब दे लेंगे, क्योंकि मैं आपके जो आपने इब्तदाई बयानिया दिया मैं उससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में वो कंप्लीट इग्नोरेंस पे बेस्ड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैं इसलिए आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। आप तो ऐसे बता रही है जैसे हमारी हुकूमत ने इसमें कोई क्राइम किया हुआ है।
तो क्योंकि वो इग्नोरेंस, मुझे बताएं मैंने ऐसा कहाँ पे कहा? चलिए मुझे आप बता दें कि मैंने अपने इंट्रो में ये कहा कि हुकूमत ने इसको बिल्कुल, मैंने इसीलिए ड्यू रिस्पेक्ट का जी, मैंने इसीलिए इतना पर्सनल ना ले लिया करें मैडम, मैंने इसीलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट हर दफा इस्तेमाल किया है ताकि आपकी ईगो और शान में गुस्ताखी ना हो। मैं दोबारा विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरी कोलीग है, जिस तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैंने शायद आपकी शान में गुस्ताखी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं नहीं, मेरी क्या शान आपके सामने। अच्छा, अब बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो शख्स यहाँ से झूठ बोल के अदालत को हमने कहा कि इस बंदे ने लूटमार की है, हमें फिक्र है कि ये वापस नहीं आएगा, तो ये इतने अरब रुपए की गारंटी देकर यहाँ से जाए। अदालत ने हमारी बात नहीं मानी, अदालत मोतबर होती है, उनकी मर्जी है वो माने या ना माने। अदालत ने कहा नहीं, ये बंदा बिल्कुल इसने लूटमार की हुई है, इसको सजा मिली हुई है, लेकिन इससे इतने पैसों पर नहीं गारंटी लेनी, 50 रुपए के स्टाम्प पे हमने तो इसे जाने देना है। अब अदालत का ये फैसला हमें सरे तस्लीम खाम मानना पड़ा, 50 रुपए की गारंटी पे वो शख्स बाहर चला गया। एक शख्स ने गारंटी दी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कि ये मैं इसको लेके आऊंगा और इसके डॉक्टर तक आपको एक्सेस दूंगा। अब जो झूठ बोल के यहां से गया उसके बारे में कोई आपके इब्तदाइया में बात नहीं कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गया। जो झूठ बोल के जिसने उसकी जमानत दी, तो आज हुकूमत उसके पीछे जा रही है। तो आप ये जब 8 हफ्ते गुजर गए थे ना, हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में ये सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आप ये पूरी राम कहानी ना सुनाए ना, वो चले आज दोबारा कर लेना। हमें पता है 8 हफ्तों के लिए गए, हमें पता है कि वो 8 हफ्तों की इजाजत लेकर गए, हमें पता है कि वजीर आजम को तरस आ गया था, हमें पता है शीरी मजारी को तरस आ गया था। इस बात पर तो आप लोगों पर कभी तनकीद की नहीं। सवाल मैंने एंड में ये उठाया था कि आज अगर आप लोग शहबाज शरीफ के साथ खिलाफ अदालत में जाना चाहते तो 2 साल के बाद क्यों ख्याल है? तो 8 हफ्ते जब गुजर गए थे, जब उन्होंने जमानत दी थी कि 8 हफ्तों के बाद मैं लेके आऊंगा, ये प्रोसेस तो तभी शुरू हो जाना चाहिए था ना। अब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, मुझे इजाजत है आपकी तरफ से बोलने की। जी, आप जरा इंटरप्ट ना कीजिएगा क्योंकि मैं आपके साथ स्काइप पे हूं तो इंटरप्शन में प्रॉब्लम आता है, इसे मेहरबानी करके अब मुझे बात कर लेने दीजिएगा। अच्छा देखिए, बात में जैसे आपको कह रहा था कि 50 रुपए का स्टाम्प देकर वो चले गए, जिस शख्स ने दिया वो भी यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, और पूरे जो कानून के मुताबिक है जब आप जमानत देते हैं और जिसकी जमानत देते हैं वो भाग जाए तो आपको पकड़ा जाता है। अब हुकूमत जो शहबाज शरीफ के खिलाफ करने जा रही है वो अगर तो कानून के खिलाफ जा रही है तो आपके हुकूमत बकला गई है सर पे। हुकूमत तो वो करने जा रही है जो कानून के मुताबिक। आपने कहा 2 साल पहले ये आपने क्यों नहीं किया? 2 साल से मुकम्मल खतो खताबत हो रही है, अदालतों के अंदर ये कार्रवाई चल रही है उनको वापस लाने की, लेकिन वो एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, एक रिपोर्ट के पीछे दूसरी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट के पीछे तीसरी झूठी रिपोर्ट वो दिए जा रहे हैं। अब उनका वहां से वीजा कैंसिल हो गया। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी नाक़िस राय में जिस मुअज़्ज़ज़ अदालत से उन्हें इजाजत मिली थी उनको इनसे पूछना चाहिए था। सबसे पहले 10 हफ्तों के बाद उन्हें बुला के पूछना चाहिए था, क्योंकि उस अदालत की इजाजत से वहां पर बॉन्ड देके गए, तो उनको इनसे बुला के, हम अदालतों का हर सूरत एहतराम करते हैं, मैंने आपको कहा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं अदालत का एहतराम करने के अलावा किसी भी शहरी के पास, क्योंकि जब तक अदालतों का एहतराम नहीं होगा कानून आगे नहीं चलेगा। तो विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल सबमिशन इन फ्रंट ऑफ दैट कोर्ट, उनको इन्हें पूछना चाहिए था कि आपको हमने ये दी थी 8 या 10 हफ्तों की, आप क्यों वापस नहीं आए? शहबाज शरीफ को बुला के पूछना चाहिए था। जैसे काम शहरी के साथ ट्रीट होता है वो होना चाहिए था। अच्छा, अब वो वाला काम नहीं हुआ तो हम अदालत जा रहे हैं। अब ये बात कि आप पहले नहीं गए अब गए, अगर तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, यही तो मैं कह रही हूँ कि 2 साल के बाद जो ठीक काम कर रहे हैं वो 8 हफ्तों के बाद हो जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे नॉर्मली होता है इस मुल्क में, एक गरीब आदमी ऐसे जमानत दे तो जो उसके साथ होता है वो इनके साथ भी होगा, लेकिन समहाउ कानून ने अपना रास्ता उस तरह नहीं लिया तो हुकूमत अब जा रही है। अब दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ बिल्कुल भी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है वो आए, हुकूमत को परेशानी ये अगर वो ना आए तो उधर बैठे रहें तो। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, बरतानिया पे भी तनकीद करते हैं हम तो इस बात की, खुल के हमने बात की कि उन्होंने इन्हें गलत रखा हुआ है, नहीं रखना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि वो हमारे मुल्क का एक फ्यूजिटिव है, यहाँ से भगौड़े हुए हैं, उनको सजा हुई है और बरतानिया में उनको रखना। तो बरतानिया के साथ कानूनी मामला ये तय पा गए हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा मराहिल तय हो चुके हैं, तो अब करीब है कि हम ले आए नवाज जी। काफी सारी पेशरफ्त हो गई है, और काफी सारी पेशरफ्त होने के बाद ही फवाद साहब ने ये बात की है, और इंशाल्लाह अनकरीब हमें उम्मीद है कि हम उन्हें वापस ला के जेल में डालेंगे जहां वो अपनी सजा पूरी करेंगे। रही बात अब नून लीग की, नून लीग का मसला क्या है? नून लीग का मसला ये है कि क्योंकि उन्हें पता है कि वीजा रिजेक्ट हो चुका, वीजा रिजेक्ट होने के बाद अपील में है वो। अपील यूजुअली उन मुल्कों के अंदर वो देखते हैं कि कानून के मुताबिक रिजेक्शन हुई है या कानून से हटती हुई है।
ये कोई लाहौर में लगाया हुआ अपना ऑफिसर तो है नहीं किसी डिपार्टमेंट में जिससे आपने उल्टा सीधा काम करवा लेना। लेकिन इसका प्रोसेस भी तो कानून के मुताबिक भी किसी कानूनी माहिरीन से पूछ कर देखें, वो कहते हैं 1.5 से 2 साल का ये सारा प्रोसेस है, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये assumption है ना। अच्छा ठीक है, ये तो कानूनी माहिरीन की मैं बात बता रही हूँ ना, कोई नहीं कह सकता जो वो जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने किसी ऐसे कानूनी माहिर से डिस्कस कर लिया जो शरीफ फैमिली का वकील होगा मेरे ख्याल में। जितने भी कानूनी माहिरीन से मैंने बात की है, और मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ अथॉरिटीज के साथ भी मेरी बात हुई है जिस मुल्क में वो रहते हैं उस मुल्क की, तो उनके मुताबिक वो बहुत जल्दी वहां से वापस भेजे जा रहे हैं। लेकिन सारी बात है, आप एतजाज एहसन तो नून लीग के वकील नहीं है ना, आप एक माहिर एतजाज एहसन साहब का एक नाम है। मैंने ये नहीं कहा, तो बस आपने नहीं बताया। एक तो आप एलिगेशन लगाने में बहुत जल्दी करते हैं। मुझे तो आपने नहीं बताया। ओहो, मैंने आप एलिगेशन, तो अब नून लीग के वकील से बात करना कोई एलिगेशन तो नहीं है ना, वकील तो किसी से भी बात हो सकती है। आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? नहीं, यू आर इन दिस बिजनेस। मैं आपको बता रही, मेरी एतजाज साहब से भी बात, आप औखे रिस्पांस के लिए भी तैयार रहा करें। आप तो एकदम से आप वो स्टार प्लस का फिर जो है ना वो रिएक्शन आ जाता है। मेरा मतलब आप इतने मुश्किल सवाल, इतने मुश्किल बयानियां देंगी तो फिर रिस्पांस भी तो आएगा ना। सही, ठीक है, मैं मुकम्मल करता हूं मैडम। अच्छा, अगर उनको अगर ये प्रोसेस लंबा होता है, चलिए मेरी भी सुन लें, वहां से निकाला जा रहा है, ये बयान दे रहे हैं कि हमने आना है। अगर उनका ये प्रोसेस लंबा होता है, या इन अदर वर्ड्स अगर एक्सटेंशन उनको मिल जाती है, तो आप लोग कोशिश तो आप लोगों की 2 साल से है। मसला ये है कि बरतानवी हुकूमत के साथ आप लोगों के मामलात कहाँ तक पहुंचे। अगर तो उनको एक्सटेंशन मिल गई फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो और आप लोगों को तेज करना पड़ेगा काम। देखिए, पहली बात तो देखिए, कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में होती हैं, कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं होती। कुछ चीजें जो है जब आप वो दूसरे मुल्क में, तो वहाँ के मुल्क की हुकूमत, वहाँ की अदालत, वहाँ का वो सारा सिस्टम है जिसके थ्रू हमें उन्हें लाना पड़ना है। इस टाइम वो वहाँ है। एतजाज अहसन साहब ने पहला ये सवाल पूछा था कि कोई अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर किसी को नहीं भेजती। ये पहला सवाल है। ये उन्होंने एक कानूनी सवाल उठाया, मैं उनकी हम आवाज बनता हूँ। ये तो बड़ा बेसिक सवाल है उनका। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो जो उनका कानूनी दायरा नहीं है उससे बाहर अदालत ने उन्हें कैसे भेजा, क्यों भेजा। ये कानूनी सवाल है। मैंने पहले भी कहा कि एतजाज अहसन साहब ने किया और मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने उनका ये सवाल सुना। अगर उन्होंने ये नहीं कहा तो फिर मेरा सवाल तो ये नहीं है, क्योंकि मैं तो हर सूरत अदालतों का ऐसा सवाल इसलिए नहीं पूछ सकता कि मैं खुद एक वकील नहीं हूं, मुझे तो इस पोजीशन का नहीं पता। वो एज अ वकील उन्होंने ये पूछा। तो अब जब वो बाहर चले गए हैं तो अब तो उन्हीं के मरूने मिन्नत पे उन अदालतों के ऊपर। और फिर इस तरह की फैसिलिटी बाकी लोगों को क्यों नहीं है? बाकियों को भी होनी चाहिए। तो हमारी तो जो रिएक्शन है, अगर आप ये कहेंगे को अनहोनी बात करने को आप कहेंगे और उसके साथ आप कहें कि हम रिएक्शन भी ना दे, चुप रहें, आप ये कहें कि एक शख्स को तो आप छोड़ दें जिसने चोरी की है, बाकी गरीबों को जेलों में रखे, तो जो हुकूमती वजीर होंगे, हुकूमत होगी, वो तो रिएक्शन देगी। हम तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं हर शहरी के साथ। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्दी निकल रहे हैं वहां से और आके जेल भुगतेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए सियासी डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। बड़ा एक सादा सा सवाल, हर 4-6 महीने के बाद हुकूमत इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है नवाज़ शरीफ की वापसी को लेकर? अब 2 साल पहले तक तो याद नहीं आया, जब 8 हफ्ते गुजर गए थे नवाज शरीफ को यहाँ से गए हुए, पता था कि शहबाज शरीफ ने ज़मानत दी हुई, आज 2 साल के बाद याद आ रहा है कि शहबाज शरीफ के इस खिलाफ भी हमें अदालत में जाना है, क्योंकि वो ज़मानती थे। शुक्रिया शादिया। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि नवाज़ शरीफ को जब भेजा गया था उस वक्त की सारी सूरत हाल को सामने रखें और ये सवाल ख़ुद हुकूमत से पूछना है, नवाज़ शरीफ किसकी रिपोर्ट पे बैरून मुल्क गए, और जो मेडिकल बोर्ड था और जिसके बारे में वफाकी काबीना में भी बात हुई और फिर बाद में ये भी बयानात सामने आए कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी जो उनके बकौल, जो हुकूमत के बकौल
जिन्होंने ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की, और उनकी हुकूमत ज़ाहिर है इसको कहती है कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गए, सब कुछ करके गए हैं। कोई एक अफसर बताएं कि जिसके खिलाफ हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई की हो। बिल्कुल सही। उसके बाद ये बताएं कि ये भी उस ऑर्डर में है कि बरतानिया में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं वो रिपोर्ट्स भेजा करेंगे। कितनी रिपोर्ट्स उधर से आई हैं बरतानिया से? तो चीज़ ये है कि जहां नवाज शरीफ ने जाहिर है उनको भी फौरी तौर पे वापस आना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। उनको जितना पीरियड दिया गया था उससे बहुत ज़्यादा पीरियड उन्होंने वो किया है। उनको वापस आना चाहिए था, उधर की रिपोर्ट सबमिट करवानी चाहिए थी। तो नवाज शरीफ तो कभी कभी तो वैसे ये लगता है कि नून लीग भी ना हुकूमत को दर्द सर देने के लिए शोशा छोड़ती है, कि जैसे यार सादिक साहब कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो लेकर ही आऊंगा। ये लगता है आनियां जानियां लगी रहेंगी, बस वो आनियां पता नहीं हो ना हो, लेकिन जानियां लगी रहेंगी। क्योंकि जो भी है हुकूमत अब शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, अदालत जाएगी तो अदालत तो ऐन मुमकिन है कि जाहिर है इनसे तो पूछेगी, लेकिन उनसे भी पूछेगी कि वो बताएं कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कितनी रिपोर्ट भेजी हैं। और तो बेसिकली जो भी ये मामला हुआ है इसमें अगर कुछ लोग मुलव्विस हैं, अगर ये मामला वाकई वो था और नवाज शरीफ साहब इतने बीमार नहीं थे जितना शो किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नवाज शरीफ पे नहीं आएगी। तो कंफ्यूजन नून लीग खुद पैदा करती है ना, जब कहते हैं कि बस चंद ही हफ्ते रह गए हैं, चंद ही दिन रह गए नवाज शरीफ की वापसी पे। तो जिस मकसद के लिए वो गए थे इलाज के, तो लगता ये है कि इलाज अब बहुत पीछे है, उनका वापस आना, उनकी पार्टी को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस मकसद के लिए वो आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वाकई इलाज के लिए गए थे। जब ये कहते हैं कि 2 दिन रह गए हैं, हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इलाज क्या ज़रूरी नहीं है अब। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है, ये सारा मामला सियासी था। ये बात इस्टेब्लिश है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत, जाहिर है जिस तरह जरदारी साहब की भी तबीयत ख़राब है, नवाज शरीफ साहब की भी तबीयत ख़राब थी, कुछ ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन ऐसी ख़राब नहीं कि वो जाके वहाँ बैठ जाए। बिल्कुल वो गए थे, उन्हें वापस आना चाहिए था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पार्ट पर ये बहुत बड़ी गलती है, जुर्म है, क्योंकि अदालत को एक यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ के पार्ट पे नहीं है, मैं तो फिर ये कहूँगा ना कि हुकूमत पंजाब ने क्या कार्रवाई की। मेडिकल बोर्ड्स तो सारे हुकूमत के बनाए हुए थे ना, कोई नवाज शरीफ के बनाए हुए तो नहीं थे। तो आप कोई 3-4 डॉक्टर्स के खिलाफ तो कार्रवाई करते, आप यास्मीन, राशिद, डॉक्टर फैसल, इनको तो शो कॉज नोटिस देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये कोई साजिश है तो इस साजिश में बहुत से इनके अपने लोग मुलव्विस हैं। सही, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करेंगे राह हमवार की जा रही है, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि हुकूमत को कोई खौफ है कि कोई डील हो रही है, कोई बैकडोर राब्ते हैं? तो उसके अगले दिन ही शेख रशीद से बयान दे देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ तो हमारे सरों से नहीं उठा है, वो 20 दिन की पॉलिसी नहीं 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो बताने की क्या ज़रूरत है? देखिए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई लड़ाई जारी है, अंदर कोई टसल जारी है, जिसमें दोनों फरीक जो PMLN के अंदर भी हैं और PTI के अंदर भी हैं, वो आपस में कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा तासुर मिल रहा है कि जो शेख रशीद साहब हो गए या फवाद चौधरी साहब हो गए, वो जो ज़बान बोल रहे हैं, वो ज़बान जो है वो उससे बिल्कुल एक दूसरी ज़बान मुस्लिम लीग नून के लोग बोल रहे हैं। वहाँ वो बहुत पुरएतमाद अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला तय हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मार्च में या मार्च से पहले आ जाएंगे, वो ये तासुर दे रहे हैं। जबकि यहाँ इमरान खान जो बयान दे रहे हैं, आप वो देखिए कि वो मुखातिब किससे हैं। जब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारी कर रही है, तो कौन कर रहा है तैयारी? यानी वो मुस्लिम लीग नून से तो मुखातिब नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि मुजरिम को चौथी बार वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है, तो वो ये किससे कह रहे हैं? तो वो खुलकर बात करें कि वो बात मुखातिब किससे हैं। अच्छा, उसी चीज़ को अगर आप शहबाज गिल साहब को देखें तो शहबाज गिल साहब बिल्कुल एक दूसरा तासुर दे रहे हैं कि नहीं, और फवाद चौधरी साहब तो उनको तो लाया जा रहा है, तो उनको तो हम लेकर आएंगे। तो ये तासुर वजीर आजम क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, वजीर आजम के बयान में ये क्यों नहीं शामिल है कि हम लेकर आएंगे और हुकूमत लेकर आएगी? वो तो ये कह रहे हैं
कि एक नाअहल आदमी को जो है वो आप जो है उसको जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बयानात अगर आप वज़ीर आज़म की उस वक्त की तकरीर वाली तकरीर उठाएं तो उसका मुखातिब ना पीटीआई के वज़रा हैं, उनके मुखातिब ना मुस्लिम लीग नून है, उनके मुताबिक ना कोई अपोजिशन है, वो किसी और को एड्रेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली का केस अदालत में है, तो क्या वो अदालत को एड्रेस कर रहे हैं? नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो किससे कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो इमरान खान जो बयान दे रहे हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे मजहर अब्बास साहब, नवाज शरीफ की माजी की सियासत देखें तो क्या उनकी वापसी किसी डील के बगैर मुमकिन हो सकती है? वो कुछ यकीन दहानियां लिए बगैर वापस आएंगे, आपको लगता है? देखिए, मैंने जो टीवी टॉक शोज और इसमें सारी चीज़ें सुनी है, ज़्यादातर लोग ये बात कह रहे हैं कि कोई बातचीत हो रही है, वो हो रही है। मेरे नुक्ता नज़र से नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनको 110% ये यकीन ना हो जाए कि इस मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस मुल्क में हुकूमत के ऊपर से हाथ उठ गया है, एक गैर जानिबदार इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनको ये यकीन हो जाए कि वो लंबे अरसे के लिए जेल नहीं जाएंगे। जब तक ये सारी यकीन दहानियाँ नहीं होंगी नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे मेरे नुक्ता नज़र से। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मजहर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़ आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा, हुकूमत और अपोजिशन में ठन चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या मिनी बजट IMF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए लाया जा रहा है या फिर हुकूमत पैसे इकट्ठा करने के लिए खुद ही इजाफी टैक्सेस लगाना चाह रही है, जिसके और भी तरीके हो सकते थे। हुकूमत इस मिनी बजट को साबका बजट में चंद एडजस्टमेंट्स का नाम दे रही है, जबकि अपोजिशन इसे जगह टैक्स कह रही है। आज सेनेट इजलास में नून लीगी रहनुमा आसिफ करमानी ने मिनी बजट को अवाम मुखालिफ करार देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। कि ये जो मनी बिल लाया जा रहा है, सर मैं समझता हूं कि इसका नाम तब्दील करना चाहिए। ये मनी बिल नहीं है, ये जगह टैक्स है। शहरी रहमान ने भी हुकूमत की तरफ से प्लान किए जाने वाले मिनी बजट पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत सिक्योरिटी पॉलिसी तरतीब दे रही है मगर मुल्की मईशत IMF के पास गिरवी पड़ी है। क्या कहा शहरी रहमान ने, ज़रा ये भी देखिए। नई इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी, वो क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी होगी? एक तरफ ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़। चेयरमैन साहब, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? नाज़रीन, मिनी बजट क्या है और क्यों लाया जा रहा है, इस पर हुकूमत और अपोजिशन के बयानात तो अपनी जगह हैं। जो मुआशी माहिरीन हैं ये भी मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर एक राय तो हुकूमत से लेकर अपोजिशन और माहिरीन से लेकर आवाम तक सभी रखते हैं कि इस मिनी बजट के बाद महंगाई में हद दर्जा इजाफे का इम्कान है। कुछ माहिरीन का तो ये भी मानना है कि ये मिनी बजट IMF की शराइत पर नहीं बल्कि हुकूमत खुद ही लाना चाह रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर IMF से हुकूमत को $1 अरब की किस्त मिल जाती है तो फिर हुकूमत मिनी बजट की मदद से अरबों रुपए के टैक्सेस का बोझ आवाम पर लादना क्यों चाहती है। इसी पर मुझे बात करनी है। माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट किस बला का नाम है कि हर जगह खौफ ही खौफ है कि जो महंगाई पहले ही काबू में नहीं आ रही है, हर चीज़ महंगी है, इसके बाद क्या ऐसा धमाका होगा, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम का सुने तो यकीन करें चक्कर आ जाते हैं कि हर महीने पेट्रोलियम लेवी की मद में 4 रुपए बढ़ाने हैं। तो किस कदर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे आम बंदे की ज़िंदगी पे? जी शुक्रिया। देखिए, वैसे तो जब बजट का नाम आता है तो एक साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट जो है पिछले कई सालों से, सिर्फ ये पिछले 3 सालों से नहीं बल्कि पिछले 10-12 सालों को देख ले तो बजट का यही वो खौफ व हरास पैदा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इस मिनी बजट को मिनी बजट इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि इसकी फाइनेंस बिल जो था उसकी अमेंडमेंट है, जो
बजट जो पेश किया गया था उसमें कुछ चीज़ों पे अमेंडमेंट चाहिए, और वो अमेंडमेंट क्या है, वो सेल्स टैक्स की मद में है। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे कि सेल्स टैक्स जो है वो एक रिड्यूस रेट पे लगाया जा रहा था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे टेलीफोन जिनकी कीमत के हिसाब से उन पे सेल्स टैक्स जो है वो लगाया जा रहा था। तो एक चीज़ जो इसमें करनी पड़ रही है वो ये है कि सेल्स टैक्स को हार्मोनाइज किया जा रहा है कि तमाम मसनूआत जो हैं उस पर यकसा सेल टैक्स लगे 17%, लेकिन उसमें अभी तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो बुनियादी ग़िज़ाई जो अजनास हैं, जो बुनियादी सेहत से मुतल्लिक़ा जो चीज़ें हैं, और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं जो एक्सपोर्ट से मुतल्लिक़ा हैं, उसको उसी तरीके का इस्तिस्ना जो है वो शामिल रहेगा। जो चीज़ें लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय आप डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर दें? आप अगर टैक्स नेट को ही बढ़ा दें तो आपका वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता क्या? देखिए ये इधर आर नहीं है, ये दोनों चीज़ें करना पड़ेंगी। यानी इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाया जाए या जीएसटी के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। आपको याद होगा 2010 में भी ये डिबेट शुरू हुई थी, जबकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है उसको आरजीएसटी जो है वो लाने का टास्क जो है वो दिया गया था। वो उस वक्त हफीज़ शेख साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसी तरीके से IMF का प्रोग्राम चल रहा था, और इंडस्ट्री और ट्रेडर्स की बहुत ज़्यादा मुखालफत की वजह से उस वक्त वो कामयाबी नहीं हो सकी थी। पूरी दुनिया जो है उसमें एक रिफॉर्म जीएसटी या एक वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो शामिल है, और उस पर होता यह है कि अगर आपकी इकॉनमी मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड है तो मैंने अपने हिस्से का टैक्स दिया और जिसको मैंने कुछ चीज़ बेची मैं अपना रिफंड क्लेम कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पाकिस्तान में शायद होते होते उस पर टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें जो थी उन पर मुख्तलिफ रेट ऑफ ड्यूटी जो था वो मौजूद था। लेकिन 12 जनवरी से पहले इतनी हलचल हो गई है, आपने असम्बली में लेकर भी आना है, ऑपोजिशन इसको मान नहीं रही है। कल शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, मैंने उनसे सवाल किया कि ये IMF की शराइत में से एक शर्त है कि इतना ज़्यादा आपको ये क्या ये उनके प्रायर एक्शंस में से एक है कि आपने ये लाना ही लाना है? तो उन्होंने कहा ये उनकी शर्त नहीं है, ये हुकूमत खुद लाना चाह रही है, इसके बगैर भी और बड़े रास्ते हो सकते हैं। नहीं, देखिए ये चीज़ मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ अक्सर माहिरीन की राय, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि अच्छा अगर IMF के अलावा कोई और ऑप्शन है, कोई प्लान बी है, वो क्या है, तो वो आपको कोई भी नहीं बता सकता। इस वक्त जिस तरीके का करंट अकाउंट डेफिसिट का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके के बाकी इश्यूज चल रहे हैं, यानी अगर आप IMF प्रोग्राम में ना होते, जो आपको कोविड के स्टार्ट में ही 2.49 बिलियन डॉलर जो थे वो मिले थे, जो कि जिसके साथ फिस्कल स्टिमुलस भी दिया गया, जिसके साथ कोविड की जो बेसिक प्रिपरेशन थी हेल्थ की वो भी की गई, तो जाहिर है वो IMF की वजह से मिला। अभी भी 2.75 बिलियन डॉलर का जो रिवाइज्ड SDR एलोकेशन जो हुई पाकिस्तान को अगस्त में 26 अगस्त को, वो इसी IMF में रहने की वजह से हुई। IMF की पेस जो है, यानी कि उसकी डिमांड वो कितनी तेज़ी से करना है, उसका सीक्वेंस क्या है, उस पर तो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे शायद इख्तलाफ करना मुश्किल है। यानी IMF अगर कहता है एक तरफ आप $1 अरब लेने के लिए आप अपने मतलब कि आवाम पर तो बोझ ही डाल रहे हैं। वो $1 अरब लेकर आप जब आवाम तंग होंगे तो आप वो $1 अरब आप क्या, जितना कर्ज हो चुका है, जितना आप पर सूद चढ़ चुका है कर्जों की मद में, वो $1 अरब तो वहाँ चला जाएगा, आवाम को इसका क्या मिलेगा? मेरा ख्याल आपने बिल्कुल ठीक बताया कि देखिए इस वक्त कोई भी हुकूमत हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी या PMLN हो या जो पिछली, तो सारी हुकूमतें पिछले कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे ले रही होती हैं। जो इंटर गवर्नमेंटल लोन्स होते हैं वो 5 से 10 साल, बल्कि जो CPEC के लोन्स हैं वो 20 साल की मुद्दत के हैं। यानी 2013 में जो लोन लिया गया था वो 2033 में उतारा जा रहा होगा। तो जो आपको लोन लेना पड़ रहा है कि आपको पिछले कर्जे उतारने हैं, वो सिर्फ IMF का $1 बिलियन नहीं है। IMF का $1 बिलियन आपको एक लेटर ऑफ कंफर्ट देगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक, KDB और बाकी जो मल्टीलैटरल लेंडर्स मतलब कि वक्ती तौर पर सांस आएगी जो रुकने वाली हो जाती है जब भी किस्त रुक जाती है।
देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि महंगाई होगी, यकीनन इसमें महंगाई होगी, लेकिन उस महंगाई का जो हुकूमत अभी तक कोशिश कर रही है, और ज़ाहिर है कि जितना पेनफुल आवाम के लिए है उतना पेनफुल हुकूमत के लिए है। केपी में वो देख चुके हैं हुकूमत के लिए वैसे पेनफुल इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि आपने एक तरफ IMF को मनाना है, राजी करना है कि $1 अरब चाहिए, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत को 1-1.5 साल के बाद इलेक्शंस में भी जाना है, तब हुकूमत के लिए ज़्यादा एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पे भी तो जाना है ना, तो हुकूमत के लिए ये ज़्यादा पेनफुल है। और कोई भी ऐसी हुकूमत जिसको कि वोटर्स के पास दोबारा जाना हो, वो नहीं चाहेगी कि अनड्यू जो पेन है अवाम पे वो इन्फ्लिक्ट करे। जैसा कि मैं पहले कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक आइटम है जिस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि शायद उस पर GST नहीं बढ़ना चाहिए मेरी दानिश में, और वो है IT जो प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड। कोविड के दौरान और जो सारी इस वक्त दुनिया है ऑनलाइन चल रही है, पाकिस्तान में। शेख रशीद साहब ने एक बात की कि इमरान खान 5वें साल में महंगाई को ख़त्म कर देंगे, तो क्या महंगाई करना या ख़त्म करना क्या ये इमरान खान के हाथ में, जो हमें अब आप कह रहे हैं कि साल एक और इंतज़ार करें? देखिए, इस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो तो ये की जा रही है कि अगले साल वो शायद फिर थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो जाए। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें आलमी मंडी में थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाए, जो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं। लेकिन देखिए, अगर आप ये कहें कि 6 महीने में महंगाई खत्म हो जाएगी तो वो मिनी बजट आए या ना आए वो नहीं खत्म होगी। हाँ, अलबत्ता हुकूमत जो डबल जरूर हो जाएगी। नहीं, देखिए, हुकूमत जो कर रही है वो ये कर रही है कि सोशल सेफ्टी नेट्स को वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसे अभी यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम जो है, इंश्योरेंस सिस्टम, वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान के लिए रोल आउट हो रहे हैं, या जो एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं जिसके ज़रिए जो आपका ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स और जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। इवन ये मिनी बजट आने के बाद भी हुकूमत का जो फोकस होगा वो ये है कि क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी की बजाय जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं उनके पे पैसे स्पेंड किए जाएं। तो ये होगा कि जो लोगों की कुव्वत खरीद है, एटलीस्ट जो आपके लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर, उनकी कुव्वत खरीद में इजाफा हुकूमत ज़रूर करेगी अगर महंगाई कम नहीं कर सकी। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं होता तो फिर जाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माशात डॉक्टर आबिदा मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक हर रोज़ 10 ख़वातीन का रेप होता है। जी हाँ, 10 ख़वातीन रोज़ाना, और ये कोई पाकिस्तान को बदनाम करने वाले मगरबी ममालिक के आदाद शुमार नहीं हैं, बल्कि वफाकी वजारत इंसानी हुकूक़ की कौमी असम्बली में जमा करवाई गई रिपोर्ट है। पिछले 4 सालों में लगभग 14,000 रेप के मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि पिछले 1 साल में ये मुकदमात 1,866 रहे। ये वो तादाद है जो रिपोर्ट हुई, यानी जिन पर मुद्दई ख़वातीन पुलिस के पास गईं और इन वाक़यात की FIR दर्ज हुईं। और हज़ारों मुकदमात ऐसे भी हैं जो पुलिस तक पहुंच पाए और ना ही इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। नाज़रीन, पिछले साल मार्च में ज़ैनब अलर्ट बिल और इस साल इंसदाद रेप बिल पास होने के बावजूद पाकिस्तान में रेप केसेस का सद्देबाब नहीं किया जा सका। पिछले साल पंजाब में 1,584 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध में 153, खैबर पख्तूनख्वा में 92, बलूचिस्तान में 4 और इस्लामाबाद में 31 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में रिकॉर्ड होने वाले केसेस की होशरुबा तादाद की एक वजह ज़्यादा आबादी है और दूसरी बड़ी वजह पुलिस में रिपोर्ट होना है, जबकि मुल्क के बाकी सूबों में ये मुकदमात इस तरह रिपोर्ट नहीं होते। लाहौर सियालकोट मोटरवे केस के बाद मुल्क में ऐसी नौयत के मुकदमात पर हमने देखा खुलकर बहस भी हुई और मुजरमान को पकड़कर मौत की सज़ा भी सुनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में खुसूसी बिल पास होने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसी दरिंदगी को रोकने में नाकाम क्यों रहते हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम आज ये मौजू इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़ाहिर है साल ख़त्म होने में 2 दिन रह गए हैं, हमें ये ताकि आदाद शुमार सामने आ सकें, हुकूमत तक हम ये बात पहुंचा सकें कि क्यों इतने इक़दामात के बावजूद भी इन ऐसे वाक़यात को रोका नहीं जा सकता। मेरा सवाल ये है कि हम इस ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहां इन मुकद्दमात पर खुलकर बात करने की बजाय, खुलकर इन मुकद्दमात को लड़ने की बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश की जाती है, विक्टिम को सामने नहीं लाया जाता। आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी है जिसकी वजह से ये केसेस कभी रुक नहीं पाए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि देखें, जो केसेस सामने भी आ जाते हैं, जिन केसेस का आपने जिक्र किया, जो रिपोर्ट भी हो जाते हैं, उसमें ये देखने वाली बात है कि उसमें कितने फीसद ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों को सजाएं होती हैं। देखें, जो आज भी जजा का जो सजा है रेप के केसेस में, वो 0.5% कन्विक्शन रेट है, सजाएं ना होने के बराबर है। जब जाहिर है कि जजा सजा नहीं होगा तो ये भी एक डिटेरेंस होता है। लोग ये सोचते हैं, एक तो जाहिर है जब कोई औरत अपना अगर उसके साथ इस तरह का कोई वाकया होता है तो सोसाइटी में एक तो विक्टिम ब्लेमिंग, आपको मालूम है हमारे यहाँ मतलब औरतों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, फिर औरतों को ही लगता है कि उन पर कोई धब्बा लग गया और वो दोबारा से उनको जिंदगी में वो एडजस्ट नहीं हो सकते, और उसके ऊपर फिर उनको ये भी होता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा अगर वो ये मतलब उठाएंगे। हैरेसमेंट के ऐसे बहुत से केसेस हैं। जी, और तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि ये तो बहुत कम केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो औरतों के खिलाफ इस वक्त जो तशद्दुद के वाकयात हैं, खास तौर पे जो सेक्सुअल वायलेंस है, वो बहुत ज्यादा माशरे में बढ़ चुका है। सिर्फ औरतों के खिलाफ नहीं, आप देखें बच्चों के खिलाफ, ट्रांसजेंडर के खिलाफ, मतलब जनरली हमारी सोसाइटी में जो एक जिनसी बेहरारवी है और उसका इजहार जो है ये रेप और तशद्दुद की सूरत में हो रहा है। आप समझती हैं कि हमारा जो पुलिस कल्चर है इसमें खातून का इन केसेस के खिलाफ लड़ना या खुलकर सामने आना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। देखिए, हमारे माशरे में तो मतलब एक तो ये होता है कि आपके साथ जुल्म होता है और फिर आप ही को लोग ब्लेम करते हैं। तो ना तो रियासत आपके साथ खड़ी होती है, ज़ाहिर है आप देखते हैं कि शवाहिद जो होते हैं अक्सर रेप केसेस में भी आप देखें कि पुलिस वाले जो है हमारे यहाँ बहुत बदकिस्मती से करप्शन है। मेडिकल एविडेंस जो है उसको डीएनए रिपोर्ट्स खराब कर दी जाती हैं, मेडिकल एविडेंस खराब कर दी जाती है, या एविडेंस इकट्ठी उस तरह से नहीं की जाती कि फिर अदालतों में जाके वो औरतों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ ये है कि रियासत, पंजाब में तो फिर भी केसेस सामने आ जाते हैं, केपीके और बलूचिस्तान में तो बहुत इक्का दुक्का चीजें सामने आती हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह वहाँ का कल्चर है, वहाँ का जागीरदाराना सिस्टम है, वहाँ का सरदारी निज़ाम है, बिल्कुल कबायली निज़ाम है, और उस वजह से वहाँ और भी ज़्यादा मुश्किल होती है, मुश्किलात होती हैं औरतों को सामने आने में। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि रिपोर्टिंग जो है उसमें इजाफा हो रहा है। औरतें जो है फिर भी हिम्मत करके वो अपने मतलब अब इंसाफ के लिए बाहर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी रियासत और इंसाफ देने वाले अदारे हैं, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी है, आपके लॉयर्स होते हैं, मतलब वो ये सारा सिस्टम जो है वो पैसे वाले के साथ या इन्फ्लुएंस, जो ज़ाहिर है कि अक्सर रेप के केसेस में आप देखें कि जो रेप करने वाला होता है वो समाजी हवाले से, माशी हवाले से, जिस औरत पे हमलावर होता है वो उससे उस हवाले से ज्यादा मजबूत होता है। और हमारे यहाँ एक और बड़ी चीज कॉमन है, जो केस मीडिया पर आ जाए, हाईलाइट हो जाए, जैसे सियालकोट वाला हुआ, मोटरवे वाला, जैनब वाला हुआ, वो सजाएं भी हो जाती हैं, फांसियां भी लग जाती हैं, लेकिन जो चीज मीडिया पर नहीं आती किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये बहुत बड़ा अलमी है। मैं समझती हूँ कि मीडिया तो रोज रिपोर्ट कर रहा है। आज भी आप देखें, मैं अभी बैठी टीवी देख रही थी तो मेरा ख्याल है कि 4-5 चैनल में 4-5 मुख्तलिफ अभी गुजरांवाला का मेरे सामने आप ही का मेरा ख्याल एक उस पर आ रहा है कि जी एक बकारन को उसने रेप कर दिया। मीडिया तो रोज केसेस रिपोर्ट कर रहा है, मगर ये मसला यही है कि उसका कोई फॉलो अप नहीं है। मतलब एक सेंसेशनलिज्म, और ये भी मसला नहीं है कि कानून साजी नहीं है, कानून भी है, कवानीन है यहाँ पर। बिल्कुल, आई थिंक कवानीन की तो कोई कमी नहीं है, मतलब बल्कि ओवर लेजिस्लेट हमने कर दिया हुआ है। सजाएं जो हैं, मतलब सख्त से सख्त सजाएं आप देखें कि गैंग रेप के अंदर या उसमें सजाएं मौत है, इससे बड़ी क्या सजा आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन मसला ये कि जब सजाएं होंगी नहीं, लेकिन सजाओं की सख्ती अपनी जगह पे होती है, अहम होती है, लेकिन उससे अहम बात ये होती है कि सजाएं दी जाए, सजाएं मिले, लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए।
तो क्योंकि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जो हमारा जजा सजा का निज़ाम बिल्कुल खत्म हो चुका है, या वो बिल्कुल जो यहाँ के पे बाअसर या खाता पीता तबका उसके साथ खड़ा है, जालिम के साथ खड़ा है, तो जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि दिन ब दिन इन वाक़यात में इजाफा भी हो रहा है, क्योंकि किसी को कोई डर खौफ तो है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मतलब औरतें हिम्मत करके फिर भी केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कि उनको इंसाफ नहीं मिलता। एक दफा टीवी पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है अवेयरनेस की जरूरत है, खवातीन को मजीद शऊर देने की जरूरत है कि ये एक ऐसी चीज है, इस पे छुपाना नहीं है, जो जालिम है उसको सामने लेकर आना है, इसमें डर, जो एक डर है, खौफ है हमारी मतलब कि खवातीन के अंदर, उसको खत्म करने की जरूरत है? देखिए वो खत्म उस वक्त होगा ना कि जब वो ये रास्ता अख्तियार करेंगे इंसाफ लेने के लिए, वो रास्ता इतना दुश्वार ना हो। जब वो रास्ता इतना दुश्वार है तो हम उनको ये अवेयरनेस दे भी दें कि ये आपका हक है, आपको इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए, तो दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। लेकिन वो जब वो हिम्मत कैसे करेंगी? आप खुद सोचें कि मतलब इंसाफ लेना इतना महंगा और इतना तकलीफ से और उसके अंदर इतने मुश्किलात हैं, तो ये आसान काम नहीं है। मतलब अगर उन औरतों को जिनको मालूम भी है कि इसके ऊपर लॉ मौजूद है, इसके ऊपर सजा है, अगर मेरे साथ रेप खुदा न खास्ता होता है तो उसके ऊपर जो रेपिस्ट है उसके लिए सख्त तरीन सजा मौजूद है, लेकिन वो उसको उस वक्त हमारा सिस्टम भी है ना कि कल को शादी होनी है, मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, खानदान क्या कहेगा। देखिए सिंसी शऊर औरतों के अंदर भी उसके जो है वो कमी है। औरतें भी उसी तरह सोचती हैं जिस तरह हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर एक पेट्रियार्कल, एक पिदरशाहाना सोच है, और औरतें भी अक्सर उसी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। तो उनके ऊपर भी वही दबाव होता है। उनको भी ये होता है कि अगर मैं इस बात का इजहार करूंगी कि मुझे सेक्सुअल हरासमेंट मेरे दफ्तर में हो रही है, तो कल को दफ्तर के मेरे कुलीग मुझे, या शायद घर वाले ही न कल को आने दें, जो दफ्तर के मेरे कोलीग हैं वो ये शायद मुझ में कोई कमी है, तो वो सोचती है कि इंसाफ तो मिलना नहीं, उस वजह से कि उससे नौकरी जाए या हो, तो वो खामोशी इख्तियार करती है। तो हमें इन तमाम मुहर्रकात को देखना पड़ेगा ना कि जो समाजी रवैये होते हैं वो वैसे ऐसे तो नहीं बन जाते ना, उसकी वजूहात होती हैं। तो उन वजूहात को समझ के उनको खत्म करने की जरूरत है, तभी औरतें जो है वो ज्यादा हिम्मत कर पाएंगी कि अपने इंसाफ के लिए आवाज उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी साहब मेरे साथ ही। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।